आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग स्वर वर्णों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद के बारे में जाने थे। आज हम लोग स्वर वर्णों का वर्गीकरण जाति के आधार पे करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। स्वर वर्ण हम लोग जानते हैं कि इनकी संख्या 11 है। पहले उसको लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। स्वर वर्ण में अ, आ, ई यानी कि दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ और एक औ। ये हम सभी जानते हैं कि स्वर वर्ण है। तो जाति के आधार पर अगर स्वर वर्ण को बांटा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। लेकिन सिमुलताला, नवोदय विद्यालय, नेत्र विद्यालय, ये सब के लिए उतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जैसे हम लोग सुनते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुंह के आकृति के आधार पर, ओठ के आधार पर, मुंह या नाक से हवा जो निकलती है उसके आधार पे, तो कई तरह से वर्गीकरण किया गया है। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, तो उसी पर हम चलेंगे। तो देखिए, जाति के आधार पर दो हैं। स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला, इसको कहिए सजातीय, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। और दूसरा विजातीय स्वर। बारी बारी से हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे कि सजातीय स्वर क्या है, विजातीय स्वर क्या है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, अ, आ, ई ह्रस्वी और ये दीर्घी, उसी तरह से ह्रस्व और दीर्घ, ये जो देख रहे हैं अ, आ एक साथ, ये सजातीय कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे इसको हम लोग आगे देखेंगे। ह्रस्वी, दीर्घी, ये दोनों सजातीय स्वर कहलाएंगे। उसी तरह से ह्रस्व और दीर्घ, ये भी सजातीय स्वर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे सजातीय स्वर? क्योंकि अ और आ दोनों का उच्चारण एक ही ढंग से होता है, या आप कह सकते हैं कि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण एक ही ढंग से या उच्चारण प्रयत्न एक ही ढंग से होते हैं, यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है। जैसे अ, जैसे अगर बोल के देखेंगे तो आपको ये जो गला है, गला को ऐसे स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर यंत्र, आवाज़ यहीं से प्रकट होती है। अगर ये न रहे तो आवाज़ न निकले। तो अ और आ दोनों
जो हम देख रहे हैं यहाँ, दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए सजातीय है। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अ और अ मिलके बन गया आ। अ का भी उच्चारण स्थान कंठ, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ। उसी तरह से देख रहे हैं कि ह्रस्वी और दीर्घी, तो ह्रस्वी या दीर्घी इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है, आप इसको बोल के देखेंगे ई, तो आपको पता चलेगा कि इसका उच्चारण स्थान तालु है, तालु। उसी तरह से देखिए उ, इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, ओष्ठ। और ये सब के सब, ये तीनों जो देख रहे हैं आप जोड़ी के रूप में, ये सजातीय हैं। तो परिभाषा आप लोगों ने जान लिया सजातीय का, कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण ढंग जो है एक ही तरह का है या इनके उच्चारण स्थान एक ही है, तो उसको बोलेंगे सजातीय स्वर। जैसे में आपने देखा कि अ आ ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ। अब चलेंगे हम लोग विजातीय स्वर में। विजातीय स्वर मतलब ये स्वर ही हैं, स्वर ही है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे पहले इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, परिभाषा हम लोग देख करके अपने मन से दे सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लिख दें अ ई, साथ में अगर लाया जाए इस तरह से करें अ जोड़ दीर्घी, उसी तरह से आ जोड़ी भी कर सकते हैं, आ जोड़ दीर्घी भी कर सकते हैं। कड़ी के अगर रूप में लेना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, यानी तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ये सब भिन्न हैं, दोनों स्वर हैं पर भिन्न हैं। और भिन्न होने का मतलब ही है विजातीय, यानी दूसरे जात का। ये जो देख रहे हैं ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उसमें भी अगर जाति के आधार पर बांटा जाए तो हम लोगों ने देखा और ये दो अलग अलग जाति के हैं। क्यों हैं ये हम जानेंगे। ये देखे थे कि सजातीय में दोनों का उच्चारण स्थान एक ही था, जितने भी है ये दोनों ह्रस्वी दीर्घी तालु, ह्रस्व दीर्घ ओष्ठ, अ आ कंठ। लेकिन यहाँ आप देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो हम देख रहे हैं कि ये अलग है। उसी तरह से एक ही चीज़ है, यहाँ केवल दीर्घी है, तो ठीक उसी तरह से होगा। अ को आप कंठ कह दीजिए उच्चारण स्थान, और ई का तालु। उसी तरह से इधर भी, और इसका और उदाहरण होगा, जैसे ये सब छोड़ के बाकी जो भी आएंगे, जैसे अ और ओ कर दें तो देखिए अ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ, ओ जब हम बोलेंगे ओ, तो इसको बनाने से पहले अगर देख सकते हैं ओ जब हम बोलेंगे ओ, तो देख रहे हैं कि कंठ भी है और ओष्ठ भी है इस तरह का, तो इसको बोल सकते हैं कंठोष्ठ, ये कह सकते हैं। तो ये अलग अलग हैं, यानी कि विजातीय स्वर वे स्वर हैं जिनके वर्णों का उच्चारण दो अलग अलग स्थानों से होता है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसे स्वर जिनका उच्चारण करने का ढंग दो तरीकों से है, जिनका उच्चारण प्रयत्न दो तरीकों से किया जाता है। जैसे कि देखिए
जब हम ए कहेंगे, ए जब मिलेगा तो ये हो जाएगा ए, ये भी ये होगा। अगर अ और ए मिला दें तो क्या बन जाएगा, ऐ। तो भी ये विजातीय है क्योंकि उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विजातीय क्या है। विजातीय में दोनों वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान होगा। तो ये हम लोग समझ गए। तो चलते हैं आगे। वर्गीकरण के रूप में हम लोग बस इतना ही जानेंगे अभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने का, समय बर्बाद करने का, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आगे चलते हैं। आज हम लोग जानेंगे आगे में स्वर, स्वरों की मात्रा। मात्रा, हम लोग जो स्वर वर्ण लिखते हैं तो ये जो लिखा हुआ था अ आ ह्रस्व दीर्घी ह्रस्व दीर्घ री ए ऐ ओ औ, तो ये जो मात्रा है तो स्वर वर्णों के संकेत चिन्हों को, स्वर वर्णों के संकेत चिन्हों, जो स्वर वर्ण जो लिखे हुए हैं तो संकेत चिन्ह, संकेत चिन्हों आप ऐसे कर सकते हैं। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, चिन्हों, संकेत चिन्हों को, स्वरों के संकेत चिन्हों को मात्रा कहा गया है। तो देखिए संकेत क्या है, ये देखिए यहाँ है तो इसका जो संकेत है इस तरह से है ए। ये जो है इसके लिए जो मात्रा है ये है, इसको ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व, ह्रस्व ई, ह्रस्व का ये संकेत है। ये जो है दीर्घ की संकेत है, ए ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये री है। मतलब इसके लिए इस संकेत मिला है, मात्रा है, री के लिए मात्रा है, इसके लिए जो है ए है, इसके लिए इस तरह से देते हैं ऐकार, एकार ऐकार एक पाई देते हैं, और इस तरह से ये जो है ओकार है और ये औकार है। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राओं की संख्या कितनी, 10। तो अब इसी से बना है 12 खड़ी, जो हम लोग बोलते हैं कि 12 खड़ी, कि क के लिए 12 खड़ी लिखें। परीक्षा में अगर आ जाए कि, ऐसे तो आएगा नहीं, ये नीचे क्लास के लिए है, और लेकिन अगर हम समझें कि ज के लिए 12 खड़ी लिखें या 12 खड़ी का हम लोग नाम सुने हैं, तो इसी से बना है वो सब। जैसे हम कोई ले लेते हैं, जैसे क ही ले लेते हैं, तो क हलंत के साथ अगर अ मिला तो ये बन गया क। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। तो उसी तरह से क जोड़ ये वाला आप लाइए आप मात्रा, तो ये मिल करके बन जाएगा का। उसी तरह से क उच्चारण के लिए, उच्चारण की दृष्टि से ये नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह से करना है तो हम दे देते हैं हलंत। उसी तरह से देखिए ये दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि ह्रस्व की क हलंत, इस मात्रा को दीर्घिकार की मात्रा को देंगे तो ये हो गया दीर्घ की। उसी तरह से बिल्कुल लिखते जाएंगे।
ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हम मात्रा को ले रहे हैं। ध्यान देना ये है कि 12 खड़ी में इस मात्रा को नहीं लेते हैं जो री की है, क्योंकि अगर इसको हम शामिल करेंगे, अभी हम कर ले रहे हैं क हलंत, इस मात्रा को लगा दिए तो ये क्री हो गया। उसी तरह से क हलंत एक आर की मात्रा दे देते हैं तो ये के हो गया। क हलंत अकार की मात्रा तो ये कै हो गया। क हलंत ओ आकार की मात्रा देंगे तो ये को हो जाएगा। और क हलंत और उसके बाद हम दे देंगे आपको अ आकार की मात्रा क, और यहाँ पे क और इसमें शामिल हो जाएगा आपको अनुस्वार, जो हम लोग ये वाला देते हैं ऊपर में। ये मात्रा आप जो अयोग वह जो जानते हैं अनुस्वार, तो ये कण और ये जो हम विसर्ग चिन्ह देते हैं क। तो हम देखेंगे, हम बोले 12 खड़ी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया। और हम कह रहे हैं 12 खड़ी, तो ये जो री वाला है 12 खड़ी में री को शामिल नहीं किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह से ये हुआ, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।